ए स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज अपना चैप्टर पूरा होने को है, कुछ टॉपिक बचे हैं। आर्ट्स से संबंधित डिजीज के बारे में पढ़ेंगे अपन। उससे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ इधर उधर की बातें करना चाहता हूँ। आज मेरे मन में आ गई, मेरे दिल में आ गई, तो मैं थोड़ी बहुत आपके साथ में कुछ इधर उधर की बातें शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि अभी खाना खाकर खाया हूँ मैं, थोड़ा मेरा भी खाना पाचित हो जाए और आप जो टहल का मचा के बैठे हो आपका खाना भी थोड़ा जम जाए। तो मैं ये बताना चाहता था कि आप 7-8 दिन से इन वीडियोस को देख रहे हो, इन क्लासेस को ले रहे हो, और बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि क्लास तो नियमित ले रहे हैं लेकिन ढंग से नहीं ले पा रहे। तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप भले ही ढंग से क्लास आज नहीं लो, भले ही आज नहीं पढ़ो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा उसके अंदर व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि हमारा तो काम रहता है कि आपको जितना हम दे सकें उतना ज्ञान दें यहाँ पे। लेकिन फिर भी कहीं ना कोई प्रॉब्लम तो हो ही जाती है, कुछ न कुछ घटनाएं तो घटी जाती है। लेकिन आपका जो मैं क्लास यहाँ पर दे रहा हूँ लगातार, तो आप क्लासेस लेने में क्यों संकोच कर रहे हैं? आप लगातार क्लास लेते रहिए, नियमित क्लास लीजिए, आप पढ़िए, आप चीजों को समझिए, आप समझने की कोशिश कीजिए और अधिक से अधिक आप रिवाइज कीजिए। चीजों को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। बायोलॉजी का सीधा सा फंडा ये है कि आप चीजों को पढ़ोगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे तो आपको रिकॉल नहीं होगी, आप उनको नहीं सीख पाओगे। जितना समझना इंपॉर्टेंट है उससे कई गुना ज्यादा उन चीजों को वापस दोबारा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो आप ये सोच रहे हो कि एक बार पढ़ने के बाद में हमको याद रह जाएगा या हम पढ़ लेंगे बाद में कर लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। कृपया थोड़ा टाइम लीजिए और इन चीज़ों को थोड़ा कवर करने की कोशिश कीजिए, बार बार इनको रिवाइज कीजिए, तो चीज़ें हमको होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मैं बताना चाहता था कि अपने धीरे धीरे करके ये छोटा सा परिवार बढ़ रहा है, ये आप सबकी मोहब्बत का कमाल है। हम भी यही चाहते हैं कि आप इस छोटे से परिवार का एक एक हिस्से बनते जाओ, इस परिवार को सर्वव्यापी बना दो, इस परिवार को बड़ा बना दो। किसी उद्देश्य को लेकर के ए स्टडी पॉइंट हमने शुरू किया था, आपको साथ में लाने के लिए, आपको साथ में जोड़ने के लिए, इस छोटे से प्लेटफॉर्म को, इस छोटे से परिवार को बहुत बड़ी मोहब्बत पहुंचाने के लिए, इस मोहब्बत से इस परिवार को बड़ा करने की एक उम्मीद से हमने ये शुरू किया था। हालांकि आपकी मोहब्बत पहुंच रही है, हम खुश हैं कि आप लगातार मोहब्बत पहुंचा रहे हैं। आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं कहना चाहता हूं कि आप हमेशा किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाओगे, जिंदा रहेगी तो केवल और केवल मोहब्बत जिंदा रहेगी। चाहे उस प्लेटफॉर्म ने आपको पहुंचाई हो या आपने उस प्लेटफॉर्म को पहुंचाई हो। इसलिए आपके और हमारे बीच ये मोहब्बत जिंदा रहनी जरूरी है। मैं खूब संतुष्ट हूं कि आपने हमारा साथ लेने की कोशिश की, बहुत सारे मित्रों ने साथ लेने की कोशिश की। बाकी तो हालांकि आजकल तो ये समय नहीं रहा है कि लोग साथ लेने की बात कम करते हैं और टांग खींचने की ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि जो लोग करते हैं उनको करने की तो ठीक बात है, लेकिन जो सामने जिसके सामने कर रहे हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि भले ही आपको अच्छा नहीं लगे, कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक दिन आप भी कहोगे कि जब आप
आप कर रहे थे वो सही कर रहे थे। इसलिए मैं आप सभी मित्रों को कहना चाहता हूं कि शुरुआती समय में आपको प्रॉब्लम्स आएगी। कोई भी कार्य करते समय पहले पहले आपको प्रॉब्लम आएगी और लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। उन चीजों से आपको घबराना नहीं है। उन चीजों को आप एकदम नॉर्मल बिहेवियर की तरफ, नॉर्मल चीज मान करके उसको भूल जाओ। क्योंकि आने वाले समय में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं उन्हीं को वापस प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की आप चिंता ना करें। अभी क्लास के अंदर मेरे को 2 दिन पहले किसी बच्चे ने पूछा कि सर मैं कुछ करना चाहता हूं लेकिन मेरे अंदर कोई विजन है वो फिक्स नहीं हो पाता है, मैं कुछ सोच नहीं पाता हूं कि मैं क्या करूं। और क्लास के अंदर भी बच्चे कहते हैं कि सर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाते रहते हो, कुछ मोटिवेशन टाइप का भी कुछ हमको दीजिए। तो मोटिवेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, क्योंकि दिया हुआ जो हम आपको मोटिवेशन देते हैं या दिया हुआ मोटिवेशन ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। वो ज्यादा से ज्यादा रहेगा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रहेगा, उसके बाद वापस आप है जो आप कर रहे थे उसी मार्ग पर वापस चलना शुरू कर दोगे। यदि मोटिवेशन आपको चाहिए तो आपके अंदर आप खुद हो एक ऐसे इंसान जो आपको खुद को मोटिवेट कर सकते हो। बाकी दुनिया का कोई इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। बच्चे ने पूछा कि सर मेरे पास कोई विजन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मैं क्या करूं। तो मैंने उस बच्चे को बताया कि यदि तुम्हारा विजन क्लियर नहीं हो पा रहा है इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। तो कि सर अभी 12th क्लास में पढ़ रहा हूं, 12th क्लास के अंदर मेरा क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो मैं आपको कह देना चाहता हूं कि 12th क्लास के अंदर जरूरी नहीं है कि आपका लक्ष्य नहीं हो, लेकिन जरूरी यह है कि आपका लक्ष्य हो। आपको 12th क्लास की बात तो अलग है, आपको जब से समझना आप शुरू करो तब से आपको यह महसूस होने लगना चाहिए कि मुझे क्या करना है। भले ही हम असफल हो करके यहां तक आए हैं, लेकिन इन असफलताओं ने हमें यह सिखा दिया है कि आप एक विजन को लेकर के काम कीजिए, आप एक लक्ष्य को लेकर के काम कीजिए और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप तन मन और धन से लग जाइए। लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आपको लगे कि आपका लक्ष्य फिक्स हो चुका है कि मुझे इतने टाइम में ये चीजें करनी है, लक्ष्य के साथ में टाइम भी ऐड करो। आप लक्ष्य वो है जो आपको कहता है कि मुझे इस एक निश्चित समय अंतराल के अंदर ये चीजें करनी है, वही लक्ष्य है। बाकी हालांकि ऐसे भी बहुत सारे अपने मित्र है कि कर लेंगे उसी फिर आपके अंदर पता नहीं कब कर लेंगे। करना चाहते हो तो यकीन के साथ में एक बात मानिए कि आप जिस भी फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, जो भी चीज करना चाहते हो, उसको बस कर दीजिए। किसी के हाँ कहने की, किसी के ना कहने की, किसी के अप्रूवल की आपको जरूरत नहीं है। आपके मन में आया कि मुझे ये करना है तो कर देना चाहिए। आपको लग रहा है कि इस काम में मैं सफल होऊंगा और मैं इसी काम को लेकर के लोगों के कुछ फायदे की भी बात कर पाऊंगा, कुछ सिखा पाऊंगा, कुछ सीख पाऊंगा, ये भावना के साथ में कोई लक्ष्य आप डिसाइड करते हो और उस पर काम करना शुरू कर देते हो, निश्चित ही आपका लक्ष्य एक दिन आपके कदमों में होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी मन में आए
कोई कोई मेरे साथी ये कहेंगे कि सर हमारे मन में तो कुछ और ही आता है, कुछ अलग ही ख्याल आते हैं। तो भाई तुम्हारे भगवान मालिक है, कुछ अलग मन में आ रहा है, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं सही रास्ते पे कुछ अलग करने की कोशिश करना चाहता हूँ। बाकी हालांकि रास्ते बहुत सारे हैं जो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन एक नीतिमत, एक नियत, एक सिद्धांत के साथ में जो भी फैसले लिए जाते हैं, जो भी कार्य किया जाता है, वो ही सिद्ध हो पाता है। मैंने कभी जरूरत नहीं की इतना कुछ बोलने की, लेकिन आज मैंने कहा कि कुछ टाइम बच गया है और मैंने कहा कि मैं खाना खा के जस्ट ही आया था, तो मेरा खाना पचाना था, तो कुछ बातें आपको भी हजम करने के लिए, हजम करवाने के लिए बताना चाहता था, इसलिए मैंने ये चीज़ें बता दी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको आज भी कहूँगा, कल भी कहूँगा और आने वाले टाइम में भी कहूँगा कि आप जो भी कर रहे हो मन लगा करके, दिल लगा करके, सच्चे मन से, सच्चे दिल से कीजिए। ये सफलता तो छोटी मोटी चीज है, सफलता तो मिलती रहेगी, ये तो सफलताओं का खेल है। छोटी मोटी सफलताएं आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन आपके अंदर रहना चाहिए वो एक आपके सिद्धांत, आपके नीति, आपके नियम, ये जिंदा रहनी चाहिए। आपकी मुस्कान जिंदी रहनी चाहिए, आपकी खुशी जिंदी रहनी चाहिए और आप जिंदा रहना चाहिए। इसलिए इसी खुशी को दुगुना करते हुए हर रोज डबल मेहनत करते हुए पढ़िए, हर रोज पिछले दिन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आप कुछ कीजिए। कोई भी काम हो दुनिया का किया जा सकता है, लेकिन एक नीति, एक नियम, एक सिद्धांत के थ्रू किया जा सकता है। आपकी लगन होनी चाहिए, आपका जोश होना चाहिए, आपका जुनून होना चाहिए, और यही लगन, जोश और जुनून एक दिन आपको उच्च पद की ओर लेकर के जाएगी जहां आप जाना चाहते हो। इसलिए लग जाइए, जुट जाइए। ये मौसम भी उस हिसाब का है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस मौसम के अंदर। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, गर्मा गर्म खाना वाना खा करके, गर्मा गर्म रजाई वजाई ओढ़ के आप सो भी सकते हो। लेकिन जो सोते हैं उनके सपने केवल नींद में दिखाई देते हैं, और जो जागते हुए जो सपने देखते हैं और पूरी रात जागते हुए सपनों के पीछे पड़ जाते हैं, उनके सपने पूरे होते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं आपको कि काहे दुनिया की भीड़ के अंदर आप खुश रहे हो, काहे दुनिया की खुशी के लिए आप काम कर रहे हो, काहे दुनिया की खुशी को आप अपनी खुशी मान रहे हो, और काहे दुनिया को आप खुश करने के लिए भागम भाग कर रहे हो। अपनी खुशी ढूंढिए, अपने आप को ढूंढिए और अपने लक्ष्य को पहचानिए और उस लक्ष्य की तरफ बढ़िए। आई होप कि इस छोटे से भाषण के अंदर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। ज्यादा डिफिकल्टी लेवल का भाषण मैं नहीं दे सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं उसके बारे में बात, लेकिन जितना मेरे को समझ में आया उतनी बात हमने की। इसलिए इन चीजों को आप ध्यान में रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए। सफलताएं तो मिलती रहेगी, सफलताएं तो आती रहेगी। ओके, थैंक यू सुनने के लिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपन स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं अपन चैप्टर का अगला जो पोर्शन है, वो पोर्शन की बात है। देखो, हृदय रोग पढ़ने से पहले, हृदय या परिसंचरण तंत्र से संबंधित रोगों की बात करने से पहले मैं कुछ एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि हृदय पर नियंत्रण या परिसंचरण नियमन
परिसंचरण के नियमन की बात करें अपन, तो परिसंचरण के नियमन का कार्य कौन करता है? हमारे मस्तिष्क। वैसे तो परिसंचरण का कार्य हृदय खुद अपने आप में सक्षम होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है। मैंने कहा कि लगातार ये स्व उत्प्रेरकी प्रकृति होने की वजह से अपना काम करता रहता है, लेकिन हृदय के अंदर नोडल ऊतक पाए जाते हैं, एस ए नोड, ए बी नोड, ये लगातार स्व उत्प्रेरकी प्रकृति की वजह से लगातार अपना काम करते रहते हैं। लेकिन फिर भी मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर हृदय नियंत्रक केंद्र पाया जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर हृदय नियंत्रक केंद्र पाया जाता है, यानी कि हृदय की क्रियाविधि पर, हृदय की कार्यप्रणाली का नियमन मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क का एक भाग है, पश्च मस्तिष्क का भाग है मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित हृदय केंद्र करता है। इसके अलावा हमारे शरीर के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये दोनों तंत्र मिलकर के हृदय की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने का काम करते हैं। अच्छा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की अपन बात करें तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर की विपरीतकालीन परिस्थितियों के अंदर सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। विकट परिस्थितियों में, संकटकालीन परिस्थितियों में शरीर कार्य का नियमन करता है। ठीक है, जैसे ही विकटकालीन परिस्थितियां आपके सामने आती है तो आपकी हृदय दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। यानी कि लगातार हृदय ज्यादा स्पंदन करना शुरू कर देगा तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसके अलावा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र की बात करें तो ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र शरीर की सामान्य परिस्थितियों के अंदर कार्य करता है। सामान्य परिस्थितियों में सामान्य शरीर की सामान्य परिस्थितियों का नियमन करता है। इसका तो कार्य कि ये विकटकालीन परिस्थितियों में हृदय की दर को बढ़ा देता है, हार्ट बीट बढ़ा देता है, हृदय स्पंदन दर बढ़ा देता है, जिससे कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये सामान्य परिस्थितियों के अंदर, यानी कि बढ़ी हुई हृदय दर को वापस कम करने का, सामान्य करने का काम करता है। हृदय दर कम करता है और कार्डियक आउटपुट वापस कम करना, यानी कि नॉर्मल लाने का काम कर देता है। एक दूसरे के विरोधी प्रकृति के दोनों होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ मात्रा में हार्मोनल नियंत्रण भी होता है। हृदय के पर नियंत्रण करता है हार्मोनल, हार्मोन्स के द्वारा भी, ग्रंथियों के द्वारा भी कुछ मात्रा में नियंत्रण होता है हृदय का। ठीक है, जैसे एड्रिनल ग्रंथि है, संकटकालीन परिस्थितियों के अंदर हृदय दर की क्या, हृदय दर को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। ठीक है, एड्रिनल, नॉर एड्रिनल दोनों हैं हार्मोन्स। ठीक है, ये कुछ परिसंचरण से संबंधित बातें थी। अब है अपन बात करेंगे परिसंचरण से संबंधित रोगों के बारे में। परिसंचरण से संबंधित रोग
यहाँ हृदय से संबंधित रोग एक ही बात, परिसंचरण से संबंधित रोगों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सबसे पहले रोग की बात करें अपन तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ऐसे लिख देते ना, इंग्लिश में लिख देते हैं, कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं सीएडी। क्या बोलते हैं? सीएडी, कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये आर्टरी आ रहा है तो आर्टरी से रिलेटेड कोई है रोग होगा। ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। एक तो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस और एक होता है एथेरोस्क्लेरोसिस और एक होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस और एक होता है आर्टेरियो स्क्लेरोसिस। ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है एथेरोस्क्लेरोसिस और एक होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इन दोनों में फर्क क्या होता है समझने की कोशिश कीजिए कि मुख्य रूप से जो एथेरोस्क्लेरोसिस रोग होता है वो रक्त वाहिनियों की दीवारों का अनियमित स्थूलन हो जाता है। इसके अंदर रक्त वाहिनियों की दीवारों के अंदर अनियमित स्थूलन हो जाता है और इसकी जो गुहा होती है वो संकरी हो जाती है, छोटी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि रक्त की नलिकाओं की दीवारों के अंदर उसकी आंतरिक दीवारों में वसा, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस ऊतक का क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है। इस कारण जमाव होने की वजह से उसकी दीवारें संकरी हो जाती है। तो क्या लिखेंगे? रक्त वाहिनियों की दीवारों का अनियमित स्थूलन। रक्त वाहिनियों की दीवारों का दीवारों का अनियमित स्थूलन और इनका क्या हो जाना? संकरा हो जाना। और स्थूलन हो जाता है और इनकी गुहा क्या हो जाती है? संकरी हो जाती है। स्थूलन होना व इनकी गुहा का संकरा हो जाना क्या कहलाता है? एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है। ठीक है, कारण की बात अपन करें, क्यों होता है? कारण की बात करें अपन तो इसके अंदर मुख्य रूप से मैंने कहा कि वसा, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस ऊतक का जमाव हो जाता है। तंतुमयी संयोजी ऊतक का इसके अंदर जमाव हो जाता है। कारण में रक्त वाहिनियों की दीवारों में वसा, कोलेस्ट्रॉल व फाइब्रस टिश्यू का जमाव होने के कारण ये चीज आप याद रखोगे। यहां पर आपको तीन चीजें दिखाई दे रही है, एक तो वसा, एक कोलेस्ट्रॉल और एक फाइब्रस ऊतक। इन तीन चीजों को आप है वो ध्यान में रखोगे। और ये मुख्य रूप से रोग होता है वो रक्त वाहिनियों की दीवारों के अंदर होता है और ये बड़ी और मध्यम रक्त वाहिनियां होती है उनके अंदर होता है। ठीक है, बड़ी व मध्यम आकार की रक्त वाहिनियों में होता है। ठीक है, ये चीज आप
ध्यान रखोगे। इधर आते हैं देखते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में इसमें होता है रक्त वाहिनियों की दीवारें कठोर हो जाती है और इसकी प्रत्यास्थता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यानी कि ये अप्रत्यास्थ हो जाती है, कठोर हो जाती है। इसमें रक्त वाहिनियों की प्रत्यास्थता नष्ट हो जाती है तथा रक्त वाहिनियां कठोर हो जाती है। रक्त वाहिनियां कठोर हो जाती है। ओके, समझ में आया? इसका जो अपन कारण देखेंगे तो मुख्य कारण इसका होता है इसके अंदर वसा, कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा कैल्शियम का जमाव हो जाता है। इसकी आंतरिक दीवारों के अंदर कैल्शियम जम जाता है और कैल्शियम जमने के कारण इसकी दीवारें क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है। तो कैल्शियम इसके अंदर मुख्य रूप से ध्यान रखोगे। कारण की बात करें तो इसका जो मुख्य कारण होता है रक्त वाहिनियों की दीवारों में कैल्शियम लवण, इसके अलावा वसा, कोलेस्ट्रॉल, वो फाइब्रस ऊतक, एक ही बात है, फाइब्रस टिश्यू या फाइब्रस ऊतक का जमाव होने के कारण। ओके, अच्छा, ये मुख्य रूप से छोटी छोटी वाहिकाओं के अंदर या छोटी छोटी धमनियों के अंदर होने वाला रोग है। ठीक है, ये छोटी रक्त वाहिनियों में होता है, छोटी रक्त वाहिनियों में होता है। मुख्य रूप से छोटी रक्त वाहिनी में, धमनी या शिरा के अंदर ये होता है। मुख्य रूप से धमनियों के अंदर ही होता है। देखो, एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस और एक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इन दो चीजों के बारे में आप है वो ध्यान रखोगे। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं मिटा रहा हूं इसको। घनश्याम, क्या हुआ, कहां मुंडी निकाल रहे हो? अब है ये पहला जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, आर्टरी से संबंधित, मैंने कहा धमनी से संबंधित है। अब है आपको तीन रोग एक साथ में पढ़ाऊंगा। पहला हार्ट फेलियर, दूसरा हार्ट अटैक और तीसरा हार्ट ब्लॉक। इन तीनों चीजों के बारे में आपको साथ में पढ़ेंगे। दूसरा हार्ट फेल्योर, इसको हिंदी में बोलते हैं हृदयघात। दूसरा है तीसरा हार्ट फेलियर, हृदयपात, सॉरी हृदयघात नहीं, हार्ट अटैक, ये हुआ हृदयघात। ठीक है, और तीसरा और चौथा हार्ट ब्लॉक। हृदय अवरुद्ध या हृदय अवरुद्धता, तीनों के बारे में अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है हृदयपात, हार्ट फेलियर। हार्ट का फेल हो जाना,
हार्ट फेलियर का मतलब है हार्ट का फेल होना। हार्ट का जो मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य होता है रक्त की सप्लाई करना, और वह अपनी रक्त की सप्लाई करने में क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। अच्छा सर, मेरी जो एग्जाम के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो एग्जाम मुझे क्रैक करके आना है, मुझे पढ़ करके उस एग्जाम को पास करके आना, लेकिन वो काम करने में मैं असक्षम हो जाता हूं, मतलब मैं वो काम करने में फेल हो गया, असक्षम हो गया। तो सीधी सी अपन परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होगा कि हृदय की वह अवस्था जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार ब्लड सप्लाई करने में असमर्थ होता है हृदय। हृदय की वह अवस्था लिख सकते हो आप यहां पर, वह अवस्था जिसमें हृदय शरीर को आवश्यकता अनुसार रक्त आपूर्ति करने में असफल हो जाता है, क्या कहलाता है? हृदयपात कहलाता है। ठीक है, हृदय का काम क्या है? हृदय का काम यह है कि वह आवश्यकता अनुसार शरीर के अंदर लगातार ब्लड की सप्लाई करे, लेकिन ये आवश्यकता अनुसार है वो शरीर के अंदर रक्त की आपूर्ति करने में क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। ये कहलाता है हार्ट फेलियर, यानी कि हार्ट अपने काम में फेल हो गया, हार्ट फेलियर। दूसरा है हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है कि हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में भिन्नता है। हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक में अंतर यह है कि हार्ट फेलियर में हार्ट हृदय के अंदर से शरीर को रक्त आपूर्ति करने में आपूर्ति करने में असफल हो जाता है, लेकिन हार्ट अटैक में हृदय अचानक काम करना बंद कर देता है। हृदय अचानक से धड़कना बंद कर देता है। हृदय की वह अवस्था है जिसमें हृदय अचानक है वो कार्य करना बंद कर देता है, क्योंकि हृदय के अंदर अचानक रक्त की आपूर्ति क्या हो जाती है? बाधित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें लिखो कि इसमें हृदय अचानक कार्य करना बंद कर देता है, क्योंकि हृदय में अचानक रक्त आपूर्ति बंद हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, ये क्योंकि हृदय के अंदर अचानक रक्त की आपूर्ति बंद हो जाती है, इसलिए हृदय अचानक कार्य करना क्या हो जाता है? बंद कर देता है। अचानक हृदय के अंदर है वो अटैक आ जाता है, बंद कर देता है। ठीक है, तो इसके और इसके अंदर आपको भिन्नता दिखाई दे रही है। तीसरा है हार्ट ब्लॉक। ये हार्ट ब्लॉक क्या है? ब्लॉक का मतलब है ब्लॉकेज आना, रुकावट आना, ब्लॉकेज आना, रुकावट आना। रुकावट का मतलब यह है कि इसके अंदर जब हृदय स्पंदन करता है तो स्पंदन के लिए एस एनोड और एवी नोड पर निर्भर करता है। ठीक है, एस एनोड और एवी नोड लगातार क्या करता है? विस्पंद पैदा करता है, आवेग पैदा करता है, और यही आवेग नोडल तंतुओं के अंदर प्रसारित करता है, और यही नोडल तंतु आगे इसको निलय की दीवारों के अंदर प्रसारित करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? हार्ट ब्लॉक में एस ए नोड से एवी नोड तक है वो रक्त की विस्पंद की आपूर्ति नहीं हो पाती है, यानी कि विस्पंद है वो एस ए नोड से एवी नोड तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन इसमें कि हृदय में सक्रिय विभव एस ए नोड से एवी नोड
एबी नोड से बंडल ऑफ हीज में प्रसारित नहीं हो पाते हैं, जिससे हृदय कार्य करना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये आवेगों के अंदर डिफॉल्ट पैदा होता है, आवेग है वो सही ढंग से प्रसारित नहीं हो पाते हैं। ओके, तो इन तीन चीजों को आप है वो एक सही तरीके से ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में बहुत सारे कंपटीशन के अंदर, एग्जाम के अंदर वो प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे लिखित मौखिक एग्जाम के अंदर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है तीन चार लोग पढ़ लिए, पांचवा रोग है मुख्य रूप से एंजाइना पेक्टोरिस। पांचवा एंजाइना पेक्टोरिस, इसको हिंदी में कहा जाता है हृदय शूल। क्या कहते हैं? हृदय शूल। ये क्या होता है? देखो, हृदय शूल में हृदय की दीवारों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। हृदय की दीवारों के अंदर, हृदय के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है, जिससे हृदय प्रॉपर काम नहीं कर पाता है और सीने में तीव्र दर्द और जलन पैदा होता है। ठीक है, इसमें हृदय की दीवारों में पर्याप्त O2 की आपूर्ति बाधित हो जाती है। जिससे सीने में तीव्र दर्द व जलन पैदा होते हैं। इसे क्या कहते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। आपके सीने के अंदर तेज दर्द और जलन पैदा हो रही है, तो ये एंजाइना पेक्टोरिस का एग्जाम्पल है। ठीक है, हृदय की दीवारों के अंदर या हृदय में रक्त की आपूर्ति बाधित होने के साथ में ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है, जिसको पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट ब्लू बेबी डिजीज। ब्लू बेबी डिजीज, ब्लू बेबी डिजीज। ब्लू बेबी डिजीज क्या है? ब्लू बेबी डिजीज का मुख्य कार्य ये है फोरामेन ओवेलिस। ब्लू बेबी डिजीज का मुख्य कार्य फोरामेन ओवेलिस। ओवेलिस का मतलब है ओव्यूल के जैसा, फोरामेन का मतलब है छिद्र, ओव्यूल मतलब अंडाकार। भ्रूणीय अवस्था में क्या होता है, कई बार महाधमनी के पीछे की तरफ, जो महाधमनी से महाशिरा के अंदर जो खुलती है नलिकाएं हृदय के पीछे की ओर, वहां पर उसके अंदर क्या हो जाता है, एक छोटा सा छिद्र रहता है भ्रूणीय अवस्था में, और भ्रूणीय अवस्था के अंदर ये छिद्र बना रहता है व्यस्क अवस्था तक। उसकी वजह से शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण, इसका मुख्य कारण भ्रूणीय अवस्था में
में उपस्थित फोरामेन ओवेलिस है, इससे शुद्ध रक्त व अशुद्ध रक्त आपस में मिश्रित हो जाते हैं और शरीर के अंदर मिश्रित रक्त की सप्लाई होती है, जिसको कहा जाता है ब्लू बेबी डिजीज। ठीक है, ये कुछ रोग थे हृदय से संबंधित, परिसंचरण से संबंधित। ये चैप्टर आपका यहाँ पर क्लोज होता है, पूरा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर को आप पूरा कर लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। सारे वीडियोस अवेलेबल हैं इस चैप्टर से संबंधित। ठीक है, और इस चैप्टर से संबंधित आप है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस कीजिए। बहुत सारी गाइडें दी हुई है, बहुत सारी गाइडों के अंदर प्रश्न दिए हुए हैं। उन प्रश्नों को आप है वो ध्यान से पढ़िए, सॉल्व कीजिए और एक एक चीज को ध्यान से पढ़िए और पढ़ करके प्रश्नों को हल कीजिए। निश्चित ही आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो बार बार इस चीजों को रिवाइज कीजिए और रिवाइज करने के बाद आप है वो प्रश्न सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसके बाद न्यू चैप्टर अपनी स्टार्ट करेंगे। इससे पहले इसका जो जितना भी काम है वो आप पूरा कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ए स्टडी पॉइंट आपका शुक्रिया अदा करती है। आप लगातार ए स्टडी पॉइंट के साथ बने रहिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ए स्टडी पॉइंट। थैंक यू।